हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो ये जो सीरीज चल रही है आपकी हिंदी की, और इसमें हम लोग लगभग आपके देखो, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, जैसा कि देख पा रहे हैं ये आपका सिलेबस है। और इसमें अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। निबंध हो गया आपका, जनसंचार की विधाओं पर 2 प्रश्न, जो कि आपके लगभग 18 नंबर का हमने सिलेबस कवर कर लिया। ठीक है, ये आपका पार्ट थर्ड है, जिसमें आज हम आरोह भाग 2 जो आपकी बुक है, इसमें से आपके ये 3 पॉइंट कवर करने वाले हैं, 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें है 2 काव्यांशों में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण के 3 प्रश्न हैं, जो कि 5 नंबर के हैं। उसके बाद आपका काव्यांश के सौंदर्य बोध पर 1 प्रश्न है, जो कि आपका 2 नंबर का है। फिर आपके कविता की विषय वस्तु पर आधारित 3 में से 2 लघु प्राथमिक प्रश्न है। ठीक है, टोटल 4 नंबर ये, यानी हम बोल सकते हैं 5, 4, 9, 10, 11, 11 नंबर के जो क्वेश्चन के आंसर है वो आज इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सभी को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चंस पर। और ये जो हिस्सा है काव्य खंड वाला है, इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आपका, उसमें हम गद्य खंड वाले सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो इसमें मैं सीधा आपको ले चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसको कर लेते हैं हम फुल स्क्रीन पर। और उससे पहले कि आप सभी को बेस्ट विशेज आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहो। और किसी भी सब्जेक्ट में जो भी प्रॉब्लम आपको आती है, कमेंट बॉक्स में आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला आप देख रहे हैं कि काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसा कि अभी आपने सिलेबस में देखा है। तो यहाँ पे देखो, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। ठीक है, तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस बार 100% आएंगे ही आएंगे। इनमें से लगभग आपके 80% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो इसके जो प्रश्न हैं उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कवि किस पृथ्वी को ठुकराने की बात करता है। ठीक है, इस काव्यखंड से या इस कविता से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है बनते हैं, इसमें कहा है कवि किस पृथ्वी को ठुकराने की बात करता है। तो कवि उस पृथ्वी को ठुकराने की बात करता है जो परमात्मा से मिलन में अक्षम होती है, तथा जिस पर धन वैभव ही सब कुछ माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, कवि के रुदन में भी राग कैसे है। कवि अपने प्रीतम परमात्मा के विरह में दिन रात रोता है, परंतु उसे इस रोने में भी राग जैसा आनंद आता है। अगला है, कविता में खंडर का भाग किसे कहा गया है। तो कविता में परमात्मा के प्रेम की खंडित स्मृतियों को खंडर का भाग कहा गया है। अगले पर चलते हैं, अगली जो कविता आने वाली है, इसमें देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर आप पूरी ये पोएम पढ़ पा रहे हैं, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन से चैप्टर की पोएम है। तो इसके जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। पहला जो प्रश्न है देखो, ये आया है, जीवन की गति को तीव्र कौन बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तरदायित्वों की अधिकता तथा समय की कमी जीवन की गति को तीव्र बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी शक्ति है जो चिड़िया के पंखों में चंचलता भर देती है। वह ममता की शक्ति है और उत्तरदायित्वों के निर्वाह के प्रति निष्ठा की भावना है, जो चिड़िया के पंखों में चंचलता भर देती है। का नंबर है, कवि के उर में कैसी विलहता जन्म लेती है। तो कवि के डर में, ठीक है, कवि के उर में या डर में बात देखिए, में इस बात की विलहता है कि इस प्रेममयी दुनिया में वह अकेला है, उसका कोई भी प्रिय उसके लिए बेचैन नहीं है। अगला चलते हैं। अब देखो, इसी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कवि का क्या आशय है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, दिन ढलने के साथ साथ आयु बढ़ती जाती है, अपने कार्य को जल्दी जल्दी पूरा कर लें, अन्यथा कार्य अधूरे ही रह जाएंगे। अगला प्रश्न है, पतंग कविता के केंद्रीय भाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपका इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें है, तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया। नेक्स्ट जो है आपका, इसको आप देख पा रहे हैं, कवि ने पतंग कविता में पतंग उड़ाने के खेल को बच्चों के शारीरिक विकास का साधन बताया है। उन्होंने बताया है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर घायल हो जाते हैं, तब वे और भी साहसी हो जाते हैं। इस प्रकार पतंग उड़ाने का खेल उन्हें निर्भीक और साहसी बनाकर भविष्य की कठिनाइयों से धैर्यपूर्वक सामना करने के लिए उन्हें तैयार करता है। अगला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इसका आंसर देख पा रहे हैं, भादो बीतने के बाद आकाश के बादल छट जाते हैं, आकाश स्वच्छ हो जाता है, वर्षा काल की उमस भरी गर्मी भादो माह के साथ ही समाप्त हो जाती है, साथ ही हल्का शीत भी आरंभ हो जाता है, वातावरण में मनोहरता आ जाती है, वर्षा के कारण रास्तों में जो कीचड़ और गंदा पानी भरा होता है वह समाप्त हो जाता है। आगे है, जिससे बच्चों को साइकिल चलाने का खेल प्रारंभ हो जाता है। साइकिल चलाते हुए बच्चे पतंग उड़ाते बच्चों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें अपने पास बुलाते हैं। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है।
तो इजी सा है और बहुत अच्छे से सभी इसका आंसर जानते हैं। कपास अर्थात रुई जो बहुत ही मुलायम होती है। रुई की भांति बच्चे भी जन्म से ही अत्यंत कोमल, स्फूर्तिवान और देखने में आकर्षक होते हैं। यही विशेषताएं रुई को बच्चों की विशेषताओं के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार कपास उपमेय और बच्चे उपमेय हैं। ठीक है, यहाँ पे उपमान और उपमेय हो जाएगा, इसको आप उपमान कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है कविता है। पहले हम इस कविता से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उसको देखेंगे। कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने, सॉरी, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल किया जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो कविता आपने देखी। इसका जो पहला प्रश्न बच्चों आप देख रहे हैं, कवि ने फूलों के खिलने को कवि की कविता से कम आंका है क्यों? तो इसका आंसर जल्दी से देख लेते हैं। कवि कहता है कि कवि में खिलते हुए फूलों को देखकर कविता का भाव जागृत हो जाता है या होते हैं, पर कविता के मूल में स्थित कविता के भाव को फूल नहीं जानता। फूलों की सुगंध के फैलने का एक निश्चित क्षेत्र है, निश्चित सीमा है, इससे अधिक दूर उसकी सुगंध नहीं जा सकती। जबकि कविता का क्षेत्र असीमित है, कविता स्वयं घर के भीतर बाहर इस घर से उस घर तक पहुंचती है। यानी जो इसका सिंपल सा जो निकल करके आता है कि अगर हम एक पुष्प की सुगंध की बात करें तो उसकी एक सीमा है कि हाँ बस वो 100 मीटर 200 मीटर तक ही मैक्सिमम जा सकती है। बट अगर हम कविता की बात करें तो कविता देखो पूरा देश पूरा संसार कहीं मतलब ऐसी जगह नहीं बसती जहां तक कोई कविता नहीं पहुंच सकती। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। इसमें क्या है, पुष्प खिलने के कुछ समय तक ही डाली पर रहकर अपनी सुगंध से लोगों को महकाता है, कुछ समय के बाद अपनी डाली पर मुरझा जाता है। पर कविता बिना मुरझाए ही लंबे समय तक सभी को महकाती रहती है। इस स्थिति से फूल अवगत नहीं है होता और वह किसी को सुगंध नहीं दे सकता। फिर है, कविता की तुलना किससे की गई है और किस रूप में की गई है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसकी समानता केवल कविता ही कर सकती है। कविता में बच्चों के खेल की तरह एक सूत्र में पिरोने की रचनात्मक ऊर्जा विद्यमान हो, तो रस, छंद, अलंकार और भाषा जैसे काव्य शास्त्रीय बंधन उसके विस्तार को नहीं रोक सकते। अगला प्रश्न है, सब घर एक कर देने का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। बच्चों का खेलना देखकर कवि के मन में कविता के भाव जागते हैं। उनके खेलों से प्रेरित होकर ही कवि कविता की रचना करने बैठता है। बच्चों के खेलों की कोई सीमा नहीं होती। बच्चों के खेल इस घर या उस घर तक ही सीमित नहीं होते। बच्चों के खेलों में संसार के सभी घर सम्मिलित होते हैं। बच्चों के खेलों में जड़, चेतन, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों ही कालों का समावेश होता है। विभिन्न विविधताओं को बिना किसी भेदभाव के एक सूत्र में पिरोने की कला भला बच्चों से अच्छा और कौन जान सकता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न आपने देखना है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? 7 नंबर है, इसका आंसर देख लेते हैं। और बच्चों जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है, खास करके इस वाले पोर्शन से। ठीक है, तो 7 नंबर था, इसका आंसर देख लेते हैं। आदि कवि वाल्मीकि रचित रामायण, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस ऐसी कविता हैं जो घर घर में उपस्थित रहकर प्रत्येक घर को महकाती है। वे आज भी ताजे खिले पुष्पों की भांति अपनी सुगंधि से संसार के कोने कोने को महका रही हैं। यह सुगंधित इसी प्रकार महकती हुई सारे संसार को अनंत काल तक सुवासित करती रहेगी। अगला प्रश्न है, सब घर एक कर देने के माने। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया कि बच्चों के लिए कोई लिमिट नहीं रहती, कोई घर अपना मतलब उसके लिए सारे घर एक जैसे ही होते हैं। तो बस यही आप इसको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी इसका आंसर बता दिया, बट आप चाहें तो एक बार और इसको पढ़ सकते हैं। अगला है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है विचार। इसमें क्या बोला है, विचार कीजिए। या फिर बोला है, कैमरे में बंद अपाहिज में व्यक्त व्यंग पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी जो इसके अंदर एक जोक यानी हंसी मजाक या मजाक छिपा हुआ उसके बारे में बताइए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन के एक कार्यक्रम पर आधारित कविता है। अपाहिज का साक्षात्कार लेने वाला पत्रकार उससे करुणा और सहानुभूति रखने का नाटक करता है, जबकि इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न अपाहिज को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं। जैसे वो देखो, एक आपका पत्रकार है और दूसरी तरफ एक अपाहिज है, तो क्या प्रश्न पूछता है? देखो, पहला प्रश्न है, आप क्या अपाहिज हैं? मतलब अपाहिज को आपने अपने कार्यक्रम में बुलाया, उसको बैठाया, आप जानते हैं, उसके बारे में सब जानते हैं, फिर भी आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? फिर है, आप क्यों अपाहिज हैं? कोई अपनी खुशी से तो नहीं होता है। तो ऐसे प्रश्न और क्या करते हैं, उस अपाहिज को पीड़ा पहुंचाते हैं। आपका अपाहिजपन तो कष्ट देता होगा, आपका दुख क्या है? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? यानी ऐसे-ऐसे प्रश्न। तो ये देखो, एक इसके अंदर क्या व्यंग छुपा हुआ है, यानी किस तरह से उसकी मजाक बनाई जा रही है एक अपाहिज व्यक्ति की।
अगला है इन प्रश्नों को किसी भी प्रकार से करुणापूर्ण नहीं कह सकते, ना ही इसमें सहानुभूति है, बल्कि ये प्रश्न उसके मन को बार बार कांटे की तरह चुभते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की ही कविता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करती है जो उस अपाहिज के दुख, दर्द और यातना वेदना को बेचना चाहता है। इस तथ्य को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर फिर से वही सेम ही है, तो फिर भी एक बार हम इसको पढ़ते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता मीडिया की काली करतूतों पर प्रकाश डालती है, और वर्तमान समय में भी यही हाल है आजकल मीडिया का, कि वह किस प्रकार साधारण जन का शोषण करती है। मीडिया शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। कविता में किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने का दावेदार होना चाहिए, पर पीड़ा को जब पर्दे पर उभारा जाता है तब कारोबारी दबाव के कारण रवैया संवेदनहीन हो जाता है। वैसे भी अपाहिज के सुख दुख से उसे कोई सहानुभूति नहीं होती, उस सहानुभूति से वह जितना कमा सकता है कमाता है। अगला देख रहे हैं बच्चों आप, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह है, यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। तो कविता आपने देखी, तो इस कविता से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो आप देख लीजिए। कवि ने जीवन के सब कुछ को सहर्ष क्यों स्वीकार किया है। कवि ने जीवन के सब कुछ को सहर्ष मतलब खुशी से क्यों स्वीकार किया है। तो इसमें कवि कहते हैं, कवि अपने जीवन के अच्छे बुरे सुख दुख संघर्ष अवसाद अर्थात प्रत्येक उपलब्धि को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उसकी प्रिया को उसकी हर अच्छी बुरी उपलब्धि प्रिय लगती है। फिर इसका है सेकंड नंबर, कवि के पास जीवन में गर्व करने योग्य क्या क्या चीजें हैं। कवि के पास गर्वीली गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव और अंतर्गत की भाव सरिता गर्व करने योग्य चीजें हैं। ठीक है, एक तो आपको हो गया गर्वीली गरीबी, फिर है जीवन के गंभीर अनुभव, फिर है विचारों का वैभव, ठीक है, और अंतर्गत की भाव सरिता गर्व करने योग्य चीजें हैं। फिर है कवि अपने प्रियतमा को किस बात का श्रेय देता है। प्रीतम को किस भाव का श्रेय देता है। तो इसमें है, कवि अपनी हर उपलब्धि के लिए अपनी प्रिया को श्रेय देता है क्योंकि वह उसकी गरीबी पर भी गर्व करती है। उसकी प्रिया ने उसे अवगुणों को भी सहर्ष स्वीकार करके उसे सदैव आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया है, जिस कारण उसने अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इसमें देखो लिखा है, जिंदगी की प्रत्येक परिस्थिति को मुक्तिबोध ने स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है, कविता के अनुसार उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये अभी हमने इसका पढ़ लिया है, फिर भी एक बार हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा मतलब थोड़ा सा इसका जो आंसर है थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया गया है। अगर आपका क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आता है तो आप इजीली इसका आंसर लिखेंगे। मुक्तिबोध कहते हैं कि मैंने जिंदगी की प्रत्येक परिस्थिति को हर्ष के साथ स्वीकार किया है क्योंकि मेरे पास जो भी है वह तुम्हें अच्छा लगता है। ये अपनी प्रियतमा को लेकर के बात की जा रही है। तुम प्रसन्न हो, मेरे लिए यही सब कुछ है। मेरी गरीबी भी गर्व की भावना से भरी है। दीनता के कारण हीनता की भावना मुझ में नहीं है। मेरे पास जीवन के गंभीर अनुभव है। मेरा मन दृढ़ है। मन में प्रेम की भावना जो मौलिक है। मेरी कोई भी भावना किसी का अनुकरण नहीं है। मेरे मन में जो नई नई भावना जागृत होती है वह कभी शांत नहीं होती। यह सब कुछ तुम्हारा ही संवेदन है। अगला प्रश्न है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो इसमें आपने देखा, इसका अर्थ बताना है क्या है। तो अर्थ है इसका, आकाश की नीलिमा में उषा की लाली को देखकर ऐसा लगता है कि श्वेत रंग वाली आकृति नीले जल में हिल रही है। अब सूर्योदय होने वाला है जिससे उषा का यह जादू प्रभाव अब कम होता जा रहा है। तो वो सिंपल से हमने इससे पहले 2 लाइनें देखी, बस उसी का आंसर ये यहाँ पे आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है, बादल के लिए विप्लव के बादल संबोधन का क्या अभिप्राय है। विप्लव के बादल क्यों संबोधन ऐसा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, विप्लव के बादल अर्थात विनाश के बादल जो कठोर गर्जना करते हैं, बरसते हैं, जिससे गिरे हुए दबे हुए अंकुर यानी अब यहाँ पे किसको लेकर के बात की जा रही है, किसकी ओर संकेत किया जा रहा है, मनुष्य की ओर, का उद्धार होता है। विप्लव के बादल क्रांति का प्रतीक होते हैं। उस क्रांति से पद दलितों कुचलों का उद्धार हो सकता है। अगला प्रश्न है, अशनि पात से शापित उन्नत शत शत वीर से कवि का क्या आशय है। इसका आंसर देखते हैं। और बच्चों जितने क्वेश्चन आपने देखे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपने प्रिपेयर कर लेना। देखो ज्यादा से ज्यादा आप 1 घंटा भी इसको आप देख लेते हैं ना, मतलब 2 बार रिपीट कर लेते तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको याद ना हो।
अगर आप खाली मान लो रात को सो रहे हैं तो इस वीडियो को अगर आप चला करके रख देंगे तो बहुत आराम से सोते सोते भी इसको याद कर लेंगे आप। तो अभी आपने 2 लाइनें देखी, तो इसमें क्या है की और संकेत करते हैं जो क्रांतिकारियों के वज्रघात से घायल होकर शत विक्षत हो जाते हैं। अशनिपात से जहां पर्वत की चोटियां शत विक्षत हो जाती हैं, वहीं क्रांतिकारियों के प्रहार से बड़े बड़े वीर धराशायी हो जाते हैं। अर्थात बिजली गिरने से ऊंचे ऊंचे पहाड़ टूट जाते हैं, जबकि उसी बादल की विनाश लीला में छोटे से अस्तित्व वाले लघु पौधे हंसते हैं, उसी विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। बादलों के आगमन पर प्रकृति में अनेक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। बादल गर्जना करते हैं, वायु ठंडी होकर धीरे धीरे बहने लगती है, मूसलाधार वर्षा होती है, बिजली गरजती है जिसमें बड़े बड़े पर्वत शिखर भी टूटकर बिखर जाते हैं, बीजों का अंकुरण होने लगता है, चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ने लगती है। ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अगला है, राम की कृपा का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है और कहाँ कहाँ दिखाई देती है उनकी दया दृष्टि? आंसर देखते हैं। वेद पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि संकट आ जाने पर है राम, आप हमेशा कृपा करते हैं। राम, आप दीन बंधु हैं, दरिद्रों और दीनों पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए मैं यानी तुलसीदास के द्वारा ये कहा जा रहा है, आपसे भाव से प्रार्थना करता हूँ कि आप पापों से जलते इस संसार का उद्धार करें। अगला है, जो जड़ देव जियावे मोही का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम्हारे बिना कठोर भाग्य मुझे जीवित रखता है, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा, क्योंकि मेरी पीड़ा पंख रहित पक्षी, मणि रहित सांप और सूंड रहित हाथी के समान ही होगी। अगला है, उमा एक अखंड रघुराई, मैं कौन किनसे क्या कह रहे हैं? ठीक है, कौन किनसे क्या कह रहे हैं? शिव जी उमा को बता रहे हैं कि रघुनाथ जी अखंड पर ब्रह्मा है, नर रूप धारण करने के कारण अपने भक्तों को यह लीला दिखा रहे हैं। अगला है, कविता वली में उद्धत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कवितावली के छंदों से पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि महाकवि तुलसीदास को तत्कालीन समाज की आर्थिक विषमता का भली भांति ज्ञान है, जो बेरोजगार के कारण उत्पन्न हुई थी। आर्थिक विषमता के कारण ही समाज में ऊंच नीच का भाव पैदा हो गया था। तुलसीदास ने लोगों की आर्थिक दुर्दशा स्वयं देखी थी, इसी का वर्णन तुलसीदास ने कवितावली में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत शोक में राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है, क्या आप इससे सहमत हैं? और तर्कपूर्ण उत्तर देने के लिए हमसे कहा गया है। और इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है कि लक्ष्मण मूर्छा के अवसर पर राम की मनोदशा का चित्रण कीजिए। तो इसको देखते हैं, भारत शोक में यानी भाई के शोक में प्रभु श्री राम एक सामान्य व्यक्ति का रूप ले लेते हैं और साधारण जन के समान रोने लगते हैं। तब वे प्रभुता का पद त्याग देते हैं और मानवीय अनुभूतियों को अभिव्यक्त करते हैं। मानव अनुभूतियों के वशीभूत ही सामान्य जन समान व्यवहार करता है। तुलसी अन्य लक्ष्मण के मूर्छित होने पर प्रभु की नर लीला की अपेक्षा ज्ञान की सच्ची मानवीय अनुभूति वाली दशा का ही वर्णन किया है। क्लियर है? और अगले प्रश्न पर जाने से पहले बच्चों, कि अभी तक जितने प्रश्न बच्चों कंटिन्यू आप देख रहे हैं, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आप एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं और 100% ये क्वेश्चन इसमें से लगभग जितने आपके इस पॉइंट्स इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो यही आएंगे, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलने वाला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और 2-3 प्रश्न और बचे हैं, इनको भी हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। अगला है, खुद का पर्दा खुलने, खुद का पर्दा खोलने का क्या आशय है? तो व्यक्ति दूसरों के दोषों का वर्णन करते समय भूल जाता है कि उसका भी स्वयं का कोई दोषपूर्ण अध्याय होगा, जो दूसरों के सामने स्वयं ही आ जाएगा। यानी हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की बुराइयां एक दूसरे से करते रहते हैं, बट हम में भी कुछ बुराइयां होती हैं, ठीक है, जो कभी ना कभी दूसरों के सामने आ जाएंगी। तो अगर हम किसी की बुराई कर रहे हैं तो कोई हमारी भी बुराई कर रहा होगा। तो वो सीधा सीधा यही बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है। इसमें कहा है, लोग उसके प्रति अच्छी धारणा नहीं बनाएंगे और इस प्रकार हमारी पोल स्वयं ही खुल जाएगी। अगला चलते हैं, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजल बोले हैं। इस कथन से फिराक गोरखपुरी का कौन सा आशय स्पष्ट होता है? अगर आप फिराक गोरखपुरी की कविताएं सुनते हैं तो मतलब आपको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि कविता आप खुद बनाने लग जाएंगे। मतलब बहुत बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी कविताओं की रचना की गई है फिराक गोरखपुरी के द्वारा। फिराक गोरखपुरी अपनी शायरी पर स्वयं ही कुर्बान जाता है। उसने गजल कहने की कला किस प्रकार प्राप्त की? इन गजलों के पीछे ऐसा लगता है कि मानो उर्दू शायरी के प्रसिद्ध गजलकार मीर
का आशीर्वाद शायर को मिल गया हो। उसके बाद नेक्स्ट है, नभ में पाती बंधे, सॉरी, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती है वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती छाछ सांझ की सतेज श्वेत काया। ठीक है, तो ये कविता आपने देखी। तो इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला है, कविता में किन दृश्यों का चित्रात्मक सौंदर्य व्यक्त किया गया है, या कवि किस दृश्य पर मुग्ध है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। कवि आकाश में छाई कजरारे बादलों की घटा के बीच सांझ के समय विहार करते हुए बगुलों की पंक्तियों की छटा को देखकर मुग्ध है। नेक्स्ट है, कजरारे बादलों की छाया नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज स्वेज काया। इन पंक्तियों में खींचे गए चित्र को स्पष्ट कीजिए, यानी क्या कहा गया इसके अंदर। इसमें है, आकाश में काले कजरारे बादलों की छाया, सॉरी, बादलों की घटा छाई हुई है और उसके मध्य उड़ती बगुलों की श्वेत पंक्ति ऐसी लगती है मानो सांझ, सांझ मतलब होता है शाम, शाम की श्वेत काया सजीव होकर आकाश में तैर रही हो, यानी शाम की जो शाम के टाइम, इसको देखो एक मानव के साथ इसकी तुलना की गई है कि जो शाम है वो अपना सफेद शरीर लेकर के जिंदा होकर के आकाश में तैर रही है। ठीक है, अगला है, कविता में कला पक्ष के तत्वों पर प्रकाश डाली, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है, यानी क्या अर्थ छुपा हुआ है। या फिर, छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि कागज के पन्ने को छोटा चौकोना खेत क्यों मान रहा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपके जो काव्य खंड वाला हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इतने ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, तो इसको जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। इसमें है, छोटे चौकोने चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने का यह अर्थ है कि दोनों में आकार की समानता के साथ बुवाई अंकुरण। देखो यहाँ पे सिंपल सा एक आप खेत देखते हैं, तो खेत भी आपका लगभग आपका इस तरह से होता है, और एक पेज की बात करें तो ये भी आपका इस तरह से होता है। इसमें भी आपका अंकुरण होता है, इसमें भी हम शब्द लिखते हैं, यानी वही अंकुरण है, यानी सेम दोनों की तुलना की गई है। तो बस दोनों में क्या अंतर है वही बताया गया है यहाँ पे, कि दोनों में आकार की समानता के साथ बुआई अंकुरण विकसित दशा में भी समानता है। जिस प्रकार खेत में बीजारोपण होता है, पौधा बनता है, पत्ते और फूलों से युक्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कवि कागज पर अपनी रचना को रूप देता है। उससे पहले कवि के मन में भी विचारों का बीजारोपण होता है, फिर कल्पना के सहारे एक रूप धारण करता है और विकसित होकर संपूर्ण रचना का रूप ले लेती है। अतः छोटा कागज और चौकोर खेत समान ही है। तो इस तरह से बच्चों जो आपके काव्य खंड वाले प्रश्न थे ये आपने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट देख लिए हैं। आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। बाकी अगर आप इन सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाते हैं तो 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स हिंदी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जितने सब्जेक्ट आपके हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में, सभी के आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह मिलेंगे। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहेगा। आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, ताकि अगर आप देखो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं ये नहीं कहता लाइफ टाइम जुड़ो रहो, बट आप एग्जाम तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा गद्य खंड वाला है उसके साथ। और तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।